मेरे साथ महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिस्टर अजित पवार जी हैं। मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। महाराष्ट्र की लोकल पॉलिटिक्स में भी इस तरह से दिख रहा है कि बीजेपी और एनसीपी अलग लड़ रही है। तो सर, आपका स्वागत है। नमस्ते। मुझे लगता है कि नवाब मलिक को लेकर शायद बीजेपी थोड़ी नाराज है, कह रही कि ये नहीं चलेगा, शायद इसी की वजह से आपके साथ नहीं आए। हर एक पार्टी का कुछ न कुछ उनका कहना होता है, तो उनको जो ठीक लगता है उन्होंने स्टेटमेंट निकाला, वो उनके हिसाब से चलते हैं, हम हमारे हिसाब से चलते हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि बम्बई में पहले भी वो 9 साल पहले बीजेपी और शिवसेना साथ साथ लड़े नहीं थे। लेकिन इस दफा शिवसेना में 2 ग्रुप तैयार हो गए। वो 2 गुट तैयार होने के बाद एक तो बीजेपी के साथ है, जैसे हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिस्टर एकनाथ शिंदे जी, और वो अपने बम्बई में उनके साथ चुनाव में साथ साथ मिलके लड़ रहे हैं। लेकिन बीजेपी ये कहती है कि जिनका दाऊद से नाता है उनके साथ हम लोग नहीं जाएंगे। क्या है, एलिगेशन करना, आरोप करना और वो सिद्ध होना, इसमें बहुत फर्क है। आपको मालूम है, आज तक महाराष्ट्र की राजनीति में हो या देश के राजनीति में हो, बड़े बड़े लीडरों के ऊपर इतने खराब एलिगेशन हुए, बाद में उसमें कुछ भी नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला। इंक्वायरी होने से पूरे वैसा तो आरोप कौन भी किसी के ऊपर भी कर सकता है। आप भी मेरे ऊपर कुछ आरोप कर सकते हैं, मैं भी आपके ऊपर कुछ आरोप कर सकता हूँ, लेकिन उसको कुछ प्रूफ चाहिए, उसके बारे में कुछ पेपर्स चाहिए, तो फिर और अपने यहाँ कानून से देश चलता है। तो जब वो मैटर कोर्ट के सामने जाती है, वो कोर्ट भी दोनों के लॉयर की तरफ से सब सुनता है, फिर बाद में डिसीजन देता है। तो ऐसा किसी के ऊपर इतने खराब आरोप करके उनका पॉलिटिकल करियर एकदम नीचे लाने की कोशिश करना, ये मुझे बिल्कुल मंजूर ऐसा तो नहीं कि टैसिट अंडरस्टैंडिंग है, जो अपोजिशन के वोट हैं वो रूलिंग डिस्पेंसेशन में ही रहे। आप जो कि रूलिंग डिस्पेंसेशन का पार्ट है, कांग्रेस के साथ में वोट नहीं जाएंगे क्योंकि नवाब मलिक और एनसीपी वहां चुनाव लड़ रही है मुंबई में। लोग कहते हैं कि ये टैसिट अंडरस्टैंडिंग है अजित पवार जी और बीजेपी के बीच। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ऐसा बोलते हैं तो 1999 उसमें तब से 2014 तक हम और कांग्रेस सेंट्रल में और स्टेट में साथ साथ थे। जब सेंट्रल में गवर्नमेंट था या स्टेट में गवर्नमेंट था, तब तो जो कॉर्पोरेशन लोकल बॉडी के चुनाव जो रहते हैं उसमें हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे ना। तो क्या ऐसा बोलने का क्या कि ये अपने एक दूसरे के साथ लड़कर तीसरों को उसका फायदा नहीं हो इसीलिए वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मीडिया का जो पूरा अटेंशन है आइदर वो आपके साथ में है या फिर बीजेपी के साथ में। जो अपोजिशन पार्टी वो कहते हैं हमको तो अटेंशन ही मिल रहा है क्योंकि आपस में ही लड़ रहे हैं, सत्ता में भी है और विपक्ष की भी भूमिका निभा रहे हैं। ऐसा वही तो 15 साल हुआ ना राहुल जी, 15 साल आप सबने वही देखा। तब इसके ऊपर किसी ने मुद्दा उठाया नहीं और अभी उठाना शुरू किया, ऐसा नहीं चलता। हम तो सेंट्रल में एनडीए के साथ है, स्टेट में महायुति के साथ है, और लोकल बॉडी चुनाव में वहां के जो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं वो हल करने के लिए हमारा खुद का जो लोगों को बताना चाहिए कि हम आने के बाद ये करना चाहते हैं, हमने करके दिखाया है। क्योंकि मेरे पास 10 साल पुणे का कॉरपोरेशन मेरे साथ थी और पिंपरी चिंचवड कॉरपोरेशन मेरे साथ 25 साल थी।
तो इसीलिए तब हमने एक अच्छा काम करके दिखाया है। आप किसी को भी पूछो। तो ये हो सकता है कि चुनाव के बाद जैसे चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं कि फिर से वो अलाइनमेंट होगी, जो महायुति के मेंबर हैं अगर जरूरत पड़ी तो वो साथ में आ जाएंगे। वैसा होने का सवाल ही नहीं उठता। अगर डायरेक्ट फाइट एनसीपी और बीजेपी की होगी तो एक तो ये जीत के आएंगे या वो जीत के आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको वोट है, वो वोट बीजेपी को ही है असल में। वैसा नहीं है। मैंने कहा वहाँ का जो कॉर्पोरेटर चुनाव में खड़ा रहता है, कॉर्पोरेट होने के लिए जो भी कैंडिडेट चुनाव में खड़ा हो जाता है तो उसको भी देखकर लोग वोट करते हैं, और वहाँ कौन लीडरशिप करने वाला है वो देखकर भी वोट करते हैं। और आपका क्या अनुमान है, जो ठाकरे बंधु एक साथ आए हैं मुंबई में, क्या असर होगा? ये तो बहुत दिन चालू था, वो दोनों साथ आएंगे साथ आएंगे साथ आएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा कारण हो जाता था कि वापस वो अपना अपना पार्टी चलाने की कोशिश करते थे। लेकिन इस दफा सीरियसली वो दोनों एक होकर आगे जाना चाहते हैं, ऐसा लगता तो है। क्योंकि इसका असर क्या होगा चुनाव? मुझे जो भी, वैसे तो मनसे के वोट और शिवसेना के वोट एक ही थे पहले, और बाद में मनसे होने के बाद कुछ शिवसेना कार्यकर्ताओं को वहाँ कुछ पोस्ट नहीं मिली, वो इस बाजू गए और उनको यहाँ मौका मिला। स्पीच देते वक्त राज ठाकरे जी का स्पीच एग्रेसिव रहता है, यंग जनरेशन को वो अच्छा लगता है, इसीलिए उनके जो वोटर है वो बहुत से यंग वोटर मनसे के साथ साइड पे चले गए थे। अभी वो दोनों वोटर वोट एक हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि जो एमएलए का चुनाव हुआ उसमें जो भी मनसे के कैंडिडेट थे उन्होंने कितना वोट लिया। पहले जो उन्होंने मनसे निकाला तो 13 या 14 एमएलए चुनाव जीत के आए थे 2009। लेकिन बाद में 2014 में एकदम वो एक पे ही आया। फिर 2019 में फिर एक ही हुआ, और 24 में कोई नहीं चुना। अभी तो कोई नहीं है। लेकिन दोनों भाइयों के साथ आना, आपको लगता है कि बीजेपी के लिए या फिर आप जो महायुति के मेंबर हैं उनके लिए कुछ नहीं, कोई असर नहीं होगा? बीजेपी इनरोड कर रही है वहां पे। अभी तो शिवसेना शिंदे साहब की वो लड़ रही, वो और बीजेपी साथ साथ लड़ रहे, तो शिवसेना के जो अच्छे कॉर्पोरेटर थे, अच्छे कैंडिडेट थे, जो स्ट्रांग थे उस एरिया में, हर एक अपने अपने एरिया में स्ट्रांग रहता है ना, लोगों के साथ उनका अच्छा संबंध रहता है, रिलेशन हम जो जिसको बोलते हैं। तो बहुत दफा पार्लियामेंट के चुनाव के वक्त पार्टी का लीडर कौन है वो देखकर लोग वोटिंग करते। स्टेट में भी आगे चीफ मिनिस्टर कौन बनने वाला है वो देखकर वो वोटिंग करते हैं। कॉरपोरेशन का चुनाव में या जिला परिषद तालुका पंचायत के चुनाव में अलग है, वहाँ जो कैंडिडेट खड़े रहते हैं उसमें जिनके सब लोगों के साथ अच्छे संबंध रहते हैं उसको ही वो वोट देना चाहते हैं, क्योंकि डे टू डे उनका संबंध। कॉरपोरेशन में तो आपका समझो एरिया है, वार्ड में या तो एक का ही वार्ड है अपने बम्बई में, तो अगर कुछ वहाँ कचरा हुआ या पानी ठीक तरह से नहीं आया या नाला चौकअप हुआ या ड्रेनेज चौकअप हुआ, तो वो कॉर्पोरेटर 5 मिनट के अंदर वो सब क्लियर करके देता है, लोगों को बुलाता है कॉर्पोरेशन के, और खुद खड़ा होके वो सब क्लियर करके, वो लोगों को अच्छा लगता है कि ये अपने लिए काम कर रहा है। वो रोज देखते हैं इसका काम चालू है,
तो ऐसे लोगों के साथ वहाँ के वोटर रहना चाहते हैं, उसको सपोर्ट करना चाहते हैं। तो इसीलिए इस चुनाव में जो वोटर अभी अलग अलग तरह से प्रचार वहाँ चालू है, कोई कास्ट के माध्यम से वोट मांग रहा है, कोई मराठी अमराठी के माध्यम से वो वोट मांग रहा है, लेकिन यंग जनरेशन में उनके साथ जब बात करता हूँ, यंग जनरेशन बोलते हैं कि हमें उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, हमें इंटरेस्ट हमारी नौकरी में है, हमें पीसफुल माहौल रहना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर अच्छी रहनी चाहिए, और हम कभी भी कहीं भी जो कानून के चौकट में जो करने का हमें अधिकार है उसी हिसाब से हम आगे जाना चाहते हैं। ये बुरखा वाली जब बात आती है, बीजेपी कहती है कि मुंबई में बुरखा वाला तो महापौर नहीं बनेगा। अभी अलग अलग पार्टी को चुनाव के वक्त क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उनका अधिकार है। कभी कभी कुछ ऐसा स्टेटमेंट निकालने के बाद कभी फायदा होता है, कभी नुकसान होता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, पार्लियामेंट के चुनाव के वक्त आपसे ज्यादा कोई एग्जांपल नहीं दे सकता। आपकी बार 400 पार तो आपने देखा, तो उसमें माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उनको ऐसा बताया गया, फेक नैरेटिव अपोजिशन वालों ने इतनी अच्छी तरह से तैयार किया, 300 मिले तो भी उनका प्राइम मिनिस्टर बन सकता है एनडीए वालों का। किस लिए 400 पार, किस लिए 400 पार? इनको संविधान के बारे में इनके मन में कुछ तो अलग बात रह सकती है, रिजर्वेशन के बारे में ऐसे फेक नैरेटिव उन्होंने सेट किया अपोजिशन वालों को। लेकिन ये माइनॉरिटी एससी एसटी को वो सच लगने लगा, तो उसकी कीमत तो चुकानी पड़ी। बुरखा वाले स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मुझे लग रहा है कि हिंदुत्व के मुद्दे पे बीजेपी शायद दोनों ठाकरे भाइयों को साथ में खड़ा करना चाहती है, और वो है कि वो मराठी मानुस की बात कर रहे हैं। क्या है, राहुल जी, अलग अलग पार्टियां क्या या उसके स्पोक्समैन हो या उनके लीडर हो, उनके उसके बारे में क्या सोच है मुझे तो अंदाज नहीं है। लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि डेवलपमेंट के बारे में बोलकर लोगों के वोट मांगनी चाहिए और लोगों ने वो देखकर वोट देना चाहिए, क्योंकि बम्बई अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी है देश की, तो उसमें सब लोग एक होकर काम करते हैं। कभी भी बम्बई में जब बॉम्बस्फोट हुआ तो उसमें सबने साथ लेके उसको, जो भी प्रॉब्लम्स वहाँ क्रिएट हुए थे वो सब ठीक ठाक दूसरे ही दिन आने जाने की शुरुआत उन्होंने की। लोकल ट्रेन वगैरह तो सेकंड डे ही चालू हो गए। वैसे तो मुंबई कभी रुकती नहीं, जैसे बोलते हैं कि मुंबई कभी सोती नहीं, हमेशा 24 घंटा चलती रहती है। ऐसे जब बारिश गिरती है, पानी बहुत वहाँ जम जाता है, तब भी हमने देखा है, या ऐसा कोई घटना होती है तब भी हमने देखा है। मुंबई वाले अपने अपने हिसाब से चलते हैं। उनको मेरे ख्याल से ये ज़्यादा ठीक नहीं लगता। वो सबको साथ लेके जाने का सोचते हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। इस बात का जवाब दिया, आप समझ लीजिए जो हमारे ऑडियंस है। अच्छा, आपने उद्धव ठाकरे के साथ में काम किया, तो उनके स्ट्रेंथ क्या लगती है आपको, उनके वीकनेसेस क्या है? क्या हुआ, तब कोरोना था। कोरोना के वक्त बहुत से लोग
अपने को कोरोना नहीं होना चाहिए, इसीलिए जो खबरदारी लेनी चाहिए वो लेने की हर एक की कोशिश थी। लेकिन जब कैबिनेट चलती थी तो महाराष्ट्र के फायदे के जो भी इशू रहते थे उसके लिए वो सपोर्ट करते थे। उनका एक ही था, अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट जब आप करना चाहते हैं तो उसमें अगर पेड़ कटवाने का इशू सामने आया के लिए तो वो बिल्कुल सुनते नहीं थे। वो बोलते थे बिल्कुल नहीं। एनवायरमेंट के बारे में, ये पेड़ के बारे में उनका खुद का एकदम स्ट्रॉन्ग मत है। ये मैंने नजदीक से देखा। वीकनेसेस आपको लगी एज चीफ मिनिस्टर? उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनने के बाद अपने पार्टी के जो एमएलए रहते हैं उनके साथ हमेशा टच में रहना चाहिए था। वो उतना इतना टच नहीं था। मिनिस्टर के यानी जो उनके पार्टी के मिनिस्टर थे वो भी मिनिस्टर उनको कभी भी मिल नहीं सकते थे। कुछ मिनिस्टर मिल सकते थे, 6 मिनिस्टर, सुभाष देसाई, एकनाथ शिंदे जी, उद्धव ठाकरे जी, तो सॉरी आदित्य ठाकरे जी, अपने अनिल परब जी, ये 6 लोग थे जो ऐसे ऐसे ये कभी भी मिल सकते थे। लेकिन बाकी लोग एक तो कैबिनेट के वक्त या उनकी पार्टी की मीटिंग वगैरह होती या उस डिपार्टमेंट का कुछ काम रहता है तब ऐसे हम देखते हैं। बाकी के जो भी चीफ मिनिस्टर मैंने देखे, कोई भी अगर वो बैठे हैं तो कोई भी आए तो तुरंत जाके वो जो पेपर देना है वो देते थे और बात करके निकल पड़ते थे। तो राज ठाकरे के बारे में आपका आकलन क्या है, क्योंकि आपकी थोड़ी शाब्दिक लड़ाई हुई है उनके साथ? मेरा और उनका इतना संबंध नहीं है, क्योंकि लेकिन वो कुछ मिमिक्री करते हैं आप। मिमिक्री तो वो उनकी आदत है, मैं उसमें बिल्कुल ज्यादा ध्यान नहीं देता। मिमिक्री के बजाय जो भी क्लियर बताना चाहिए कि ये मिमिक्री करके, अभी मैंने राहुल जी की मिमिक्री किया, उसमें मुझे क्या मिला? लोग थोड़े हंसेंगे, छोड़ देंगे, देखेंगे और छोड़ देंगे। उसमें मुझे क्या फायदा हुआ और राहुल जी को क्या नुकसान हुआ, मुझे सब समझ में नहीं आया। लोग बोलते हैं कि इनका सीरियसनेस ही नहीं दिखाई देता। अपने हम जब कुछ फंक्शन के लिए जाते हैं और कोई मिमिक्री का प्रोग्राम हो तो हंसने के लिए वो प्रोग्राम देखते हैं। वो क्या वैसा ही है ना, महाराष्ट्र की हास्य जत्रा, खाली हंसता है, टाइम पास हो जाता है और फिर लोगों को अच्छा लगता है कि फास्ट लाइफ अभी लोगों का हुआ है। थोड़ा ऐसा देखने के बाद देखने के लिए भी उनको मजा आती है और हंसना भी पड़ता है। आप ये बताना चाहते हैं कि हास्य जत्रा में जितना एंटरटेनमेंट होता है उतना ही वैसा नहीं, राहुल जी मैंने वैसा नहीं बताया। इनका अलग है, स्पीच देते और बीच में ही किसी की मिमिक्री करते। ठीक है, जिनकी मिमिक्री करते हैं उनको भी चाहने वाले कोई लोग रहते हैं, वो तो पूरे नाराज हो जाते हैं। अभी हम बात करते हैं, हम जब स्पीच देते हैं तो हमें जिसके बारे में बात करनी है वो मिमिक्री करके बात करना मुझे ठीक नहीं लगता। जो भी गलत उनका कुछ स्टेटमेंट आया, गलत उन्होंने कुछ काम किया, तो ये राज्य के लिए, देश के लिए
समाज के लिए अच्छा नहीं है, ये करना गलत था, ऐसा करके छोड़ देना। अभी आप कितना रिलैक्स लग रहे हैं क्योंकि देश के ऑडियंस आपको देख रहे हैं, तो शायद ऐसा तो नहीं कि दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है अभी साथ में आ रही है, जो आपके मन मुटाव थे, चूंकि आपने पिछले एपिसोड में कहा भी अभी जो हुआ सो हो गया। नहीं, क्या हुआ इस चुनाव में, हमारे कार्यकर्ता जो है, कैंडिडेट जो होना चाहते थे, उन्होंने हमें भी बताया, उनको भी बताया, और अकेले लड़कर अगर वोटों का बंटवारा हुआ तो कैंडिडेट का नुकसान होता है। तो जो भी हमारा कार्यकर्ता है वो चुनाव उन्होंने जीतना चाहिए, और वो जीतने के लिए अगर बंटवारा न होते हुए दोनों साइड के वोट अगर मिल गए तो रिजल्ट थोड़ा बहुत ठीक आने की संभावना रहती है। इसीलिए आगे जाके भी होगा। नहीं, अभी तो मैंने खाली कॉरपोरेशन के चुनाव के बारे में मेरा सोचना चालू है, और उसके बाद जिला परिषद, तालुका पंचायत, ये इस पे हम सब ध्यान देने वाले हैं। और उसमें तुरंत बाद अपना इस साल का बजट आने वाला है 23 फरवरी को, 23 फरवरी 2026, इसमें मुझे बजट पेश करना है। तो ये सब काम में मैं बहुत बिजी हूँ, हमने उस एंगल से कुछ सोचा नहीं। दिल्ली में चर्चा है कि जो राष्ट्रवादी है वो भी एनडीए का सहयोगी सदस्य बनना चाहता है। मुझे नहीं मालूम। और सुप्रिया सुले भी शायद मिनिस्टर बनेगी, ये भी कहा जा रहा है। नहीं, क्या होता है, अभी जैसे बीच में बहुत दिन उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना और राज ठाकरे जी की मन से एक आ सकती है, एक हो सकती है, एक हो सकती है, साथ साथ चुनाव लड़ सकती है। उन्होंने पार्टी अलग अलग रखी है, सही है ना, पार्टी तो अलग अलग रखी है। उन्होंने कुछ कैंडिडेट खड़े किए, इन्होंने कुछ कैंडिडेट खड़े किए, दोनों आपस में एक साथ चुनाव मिलकर, जैसे भाजपा शिवसेना इतने सालों से मिलकर लड़ रही है, वैसे अभी ये दोनों साथ साथ आए हैं, तो उन पार्टी के कार्यकर्ताओं को ठीक लगता है, और उन पार्टियों के वोटर जो है उनको भी ठीक लगता है कि चलो अच्छा हो रहा है। ऐसा मन से शिवसेना के बारे में है। वैसा अभी जो वोटर है एनसीपी का, जो और सब कुछ चाहते हैं, या हम पार्टी चलाते, हमारे भी थोड़ा बहुत कुछ वोटर है, वो दोनों वोटर को अच्छा लगता है कि चलो। मैंने पिछले एक साल में जितने आपके फैमिली फंक्शन में देखे हैं, 2012 में फैमिली में थोड़ा सा जो तनाव था, लग रहा है कि अब बिल्कुल खत्म हो गया है, मनमुटाव वाली कोई बात नहीं। हाँ, बिल्कुल खत्म हुआ है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। और आप कंसर्न करते हैं चाचा से अगर जरूरत हुई नहीं, फैमिली में बात करते वक्त अगर आपके अंकल हो गए आपको, तो जो भी बात कॉमन फैमिली में चलती है, वैसे पॉलिटिक्स की बात तो होती नहीं। जब फैमिली बैठती है तो ये क्या कर रहा है, इसकी शादी हुई है, इसका क्या चल रहा है, उसका क्या चल रहा है, ऐसा ही बात होती है ना। हमने कभी सब साथ साथ होते हुए भी, जब फैमिली का फंक्शन रहता है, दीपावली हो या किसी की शादी हो या किसी का बर्थडे हो, कोई भी हो, तो उसमें पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट आता ही नहीं, बिल्कुल आता नहीं। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि दिल्ली में और एक चर्चा है कि पवार साहब का अप्रैल में राज्यसभा का पेपर से खत्म होने जा रहा है, तो उसके बाद शायद आप आगे आएंगे, उनके लिए थोड़ा सा प्रयास करेंगे। मुझे पता नहीं, मैं आपसे ही जाना था। नहीं, उसके बारे में कुछ चर्चा भी नहीं। जब आपके बेटे के ऊपर ही बड़े एलिगेशन लगे
क्या है राहुल जी, अगर आपने उसमें पार्थ अजीत पवार नाम नहीं आता, अजीत, तो किसी ने इसके बारे में ज्यादा चर्चा भी नहीं की होती, क्योंकि लैंड है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की, लीज पे दी है बोटेनिकल गार्डन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो उसका कागज ही नहीं बन सकता, नहीं उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो सकता ना। आपकी लैंड है और ये और मैं दोनों इसके रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, कैसे चलेगा? वो हुआ, अभी उसके बारे में एक कमेटी रखी है गवर्नमेंट ने, कमेटी उसके बारे में सब देख रही है क्या हुआ कैसे हुआ। लैंड तो सब बोलते कि गवर्नमेंट की है, उसमें जो भी कागज हुआ है 300 करोड़ ऐसा कुछ, 1 रुपया दिया नहीं, 1 रुपया लिया नहीं, खाली पेपर्स बनवाए और साइन किया है, ऐसा सब कुछ है। तो इंक्वायरी के बाद में ही इसके बारे में सच क्या है और झूठ क्या है आगे पता चले। रिपोर्ट तैयार है, वो कहते हैं कि अजीत पवार जी ने इसलिए रिपोर्ट तैयार है, लेकिन थर्ड एक्सटेंशन, तो फिर मैं क्या करूं? अजीत पवार, मैंने आप बाद में ये सब काम देखना आपने शुरू किया है, लेकिन आपने कोई भी आपके जो भी काम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, उसमें बुजुर्ग लोगों को पूछा कि अजीत पवार का काम करने का तरीका कैसा है, तो वो भी बोलेंगे उसको झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। ये मैंने कितने दफा कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूमात नहीं थी, अगर मालूमात होती मैं तुरंत वहां ही कह देता कि ये गलत है, ये करना बिल्कुल मुझे मंजूर नहीं है। लेकिन मैं सुबह 6 बजे बाहर निकलता हूँ, रात को देर से घर जाता हूँ, हर एक जो भी प्रॉब्लम रहता है या कोई भी इशू रहता है, कोई सब्जेक्ट रहता है, वो हर एक मेरे कान पे आता है, ऐसा कुछ नहीं। ये सवाल आपसे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन आपने आज ये जो आपने स्टैंड लिया इसके ऊपर भी कुछ मीम्स बने हैं, तो फादर आपने देखा नहीं, आपने बात को पूछा नहीं। ठीक है ना, नहीं पूछा, मेरी गलती है, अभी क्या करें, हंसू दो मेरे मुझको। अभी नई जनरेशन अपने अपने हिसाब से चलती है। ये सब मामला सामने आया तो आपने पूछा बात नहीं, ये गलत है। नहीं, बाद में पहले उसको पूछने के बजाय मैंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को पूछा कि क्या सच क्या है, सर्च करो कि गायकवाड़ फैमिली की लैंड है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की लैंड है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लैंड है, या जिन्होंने पेपर्स बनवाए उनकी लैंड है। तो सच सामने आना चाहिए, ऐसा मैंने कहा। तो मुझे पता चला कि लैंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की है, इसका कागज ही नहीं हो सकता। कल सीएम ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कि सबसे बड़ा घोटाला हो सकता है। उनको मेरे से ज्यादा उनके पास अधिक जानकारी होगी, इसीलिए उन्होंने कहा होगा, मालूम नहीं। क्या आपको नहीं लगता कि बड़ा मुद्दा बीजेपी के हाथ में आ गया, आगे जाकर अपनी जो पॉलिटिक्स होगी उसको लेके हमेशा आपके खिलाफ शायद हो सकता है इसका इस्तेमाल? क्या बड़ा मुद्दा? जो भी एलिगेशन लगे हैं जिसमें पार्थ का नाम आया है। नहीं, क्या बड़ा मुद्दा? हमने क्या किया है? हमने लैंड ली, हमने यानी पार्थ ने लैंड ली, पार्थ ने कुछ पैसा दिया, कोई ट्रांजेक्शन नहीं, 1 रुपए का ट्रांजेक्शन नहीं है। तो वही तो बोल रहा हूं, मुद्दा कब उठ सकता है कि लैंड आपके कब्जे में आई, आपने उसमें से प्रॉफिट कमाया, उसमें से बहुत बड़ी आपको अमाउंट मिली, तो मुद्दा हो सकता है। इसमें लैंड गवर्नमेंट के ही है, तो सवाल उठता कहाँ है? अपने मैं दर्शकों को बता दूं कि अजीत पवार जी ने 3-4 दिन पहले बड़ा स्टेटमेंट किया था,
जो सभी है पॉलिटिकल मायने से देखें, जब इनके खिलाफ छत्रपति संभाजी तक का आवाज निकाला, वहाँ पे देवेंद्र फडणवीस और विनोद तावडे बड़े से ऐसे एविडेंस लेके गए थे और कहा था कि महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। बाद में जाके आज तक इस घोटाले की कोई सबूत सामने नहीं आए। कई ऐसे इंक्वायरी रिपोर्ट्स बनी जिसमें इनको क्लीन चिट भी दी गई, लेकिन जब इन्होंने ये बात कही तो इसमें बड़ा बवाल हुआ। कहा गया बीजेपी की तरफ से अगर हम लोग पीछे के पन्ने खोलें तो बहुत सी बातें सामने आई। मुझे लगता है कि आपने वो डेलिब्रेट कहा था, किसको संदेश देना चाहते थे आप 70,000? मैं किसी को संदेश नहीं देना चाहता। राहुल जी, मैं जब स्पीच के लिए मैं खड़ा हो जाता हूँ तो मेरे मन में जो आता है वो मैं बोल देता हूँ, और मैंने बोल दिया। लेकिन ये तो सच्चाई ना, जिन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया वो शिवसेना भी आपके साथ है। अभी उसके बारे में अभी भी इंक्वायरी चालू है। हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर ने कहा है कि अभी इंक्वायरी खत्म नहीं हुई, तो इंक्वायरी चालू है, कोर्ट में मामला है, तो नो कमेंट। लेकिन है क्या सही कोर्ट में मामला या अभी वो बोलते रेवेन्यू मिनिस्टर को हर एक जानकारी रहती है ना, तो होगा। कोई नोटिस हो तो आपको तो बुलाया जाता होगा। नहीं, कुछ केसेस तो चालू है नागपुर हाईकोर्ट में चालू है। अभी वो सब क्लियर नहीं हुए। दो आखिरी सवाल है, पुणे में आप क्या करना चाहते हैं? और पिंपरी चिंचवड चूंकि आपने अच्छी तरीके से चलाई है, मुझे ऑन रिकॉर्ड कहने में कोई हर्ज नहीं है, आपने अच्छा चलाया था पिंपरी चिंचवड, लेकिन आप पुणे में आप क्या करना चाहते हैं? क्योंकि बीजेपी आपका प्राइम ओपोनेंट है। पूना में हम 5 काम तुरंत करना चाहते हैं। रोड्स अच्छे करना, और रोड्स के ऊपर जो ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम सब पूना के लोगों को रोज आता है, वो हल करने के लिए जो भी डिसीजन कॉरपोरेशन को लेना चाहिए वो लेने के लिए हम प्रायोरिटी नंबर 1 देंगे। पूना के लोगों को रोज पानी देने का दूसरा काम करेंगे। टैंकर माफिया उसमें बंद करेंगे। तीसरा, पोल्यूशन जो हो रहा है वो पोल्यूशन न होने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हो या रोज कचरा पूना का जो उठाते हैं, जो गीला कचरा हो या ये कचरे की सॉर्टिंग करनी पड़ती है, वो करके नए तरीके से उस कचरे के ऊपर जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसका यूज करके वो कचरा खेती के लिए या दूसरे काम के लिए ये उसका रास्ता हम निकालेंगे। कि और एक है हाईटेक हॉस्पिटल की व्यवस्था। इतना बड़ा सिटी है, बहुत अच्छे हॉस्पिटल है, लेकिन वो हॉस्पिटल गरीब लोगों के लिए बहुत परेशानी रहती है। बिल देने के लिए चार्जेस ज्यादा रहते हैं। इसके लिए कॉमन मैन को भी अच्छी सर्विस हाईटेक हॉस्पिटल के माध्यम से मिलनी चाहिए। उसके लिए हम टॉप प्रायोरिटी देंगे। और जो भी हवा जो रहती है, एयर, उसका जो बहुत बड़ा प्रदूषण हो रहा है पूना में, अभी वर्ल्ड में पूना सिटी 4th नंबर में आई है, 4th। तो इसके लिए क्या क्या कारण है ये सब होने के लिए? वो ज्यादा करके कंस्ट्रक्शन नंबर 1 कारण है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के वक्त इतनी डस्ट अपने को समझ में ही नहीं आता, लेकिन बहुत डस्ट यहाँ वहाँ उड़ती है और फिर वो अपने बॉडी के लिए प्रॉब्लमेटिक रहती है। इसीलिए उसका क्या प्रावधान करना चाहिए, कैसे वो कम करनी चाहिए। वहाँ जैसे बाकी के सिटी में, वर्ल्ड में जितने भी सिटीज हो, उसमें काम करते वक्त वो क्या उसके बारे में डिसीजन लेते हैं और वहाँ का पोल्यूशन कम करते हैं, उसी हिसाब से हम आगे जाना चाहते हैं। मुंबई में अंबरनाथ में कांग्रेस और बीजेपी साथ में, आकोट में एमआईएम और बीजेपी साथ में है। कहा आकोट में बीजेपी और एमआईएम साथ में है। मैंने कहा ना
कि लोकल बॉडीज के चुनाव के वक्त वहां के कार्यकर्ता कभी कभी ऐसा कुछ डिसीजन लेते हैं कि ऊपर के लोगों को पता भी नहीं चलता। मैं सच बताता हूँ, वहां कोई विड्रॉ करता है, कोई ये भी फॉर्म देता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है। इतना बड़ा स्टेट में हर एक एबी फॉर्म के ऊपर आप कोई भी पार्टी के चीफ होते हुए ध्यान नहीं दे सकते। ये कारण हुआ होगा। तो यही पे रुकते हैं। हमारे साथ थे महाराष्ट्र के बीजेपी से और कुछ भी बात कही है। आप अंदेशा लगाई कि आगे जाके क्या हो सकता है। कैमरा पर्सन थैंक यू सर।